हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने कहा था कि 3 तारीख दिन शुक्रवार से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करूंगा क्लास 9th के लिए। तो मैं आज से क्लास चालू कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग ऑनलाइन क्लास कीजिएगा, उसमें कमेंट करके अपना रिस्पांस हमको दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा रिस्पांस करते रहिएगा। दूसरा नंबर की बहुत से बच्चे कमेंट्स किए हैं कि हिस्ट्री से प्रारंभ करने के लिए। तो मैं चूँकि कह चुका हूँ कि भूगोल से प्रारंभ करूँगा और भूगोल का जो पहला लेसन है उसी से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास। ये देखिए, मैं इसको सेलेक्ट इसलिए कर लिया कि बहुत छोटा चैप्टर है और उसको पढ़ा देंगे। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में आने लगेगा तो हमको पढ़ाना आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन है, इतिहास का पहला जो चैप्टर है वह फ्रांसीसी रेवोल्यूशन है। और फ्रांसीसी रेवोल्यूशन को समझने के लिए थोड़ा सा डीप में जाना ज़रूरी है। तो आप लोग को अगर वो पढ़ाना है तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ा सकता हूँ, चाहे जिस चैप्टर की बात करें। आप लोग थोड़ा सा फ्रांसीसी रेवोल्यूशन को पढ़ते रहिएगा और मैं इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद फ्रांसीसी क्रांति को प्रारंभ कर दूंगा, नंबर 1। उसके बाद देखिए, मैंने कहा था कि 3 तारीख से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चालू करूंगा क्लास 9th के लिए। मैं चालू कर रहा हूं, लेकिन एक और भी चीज़ कहा था कि जिस चैप्टर की मैंने बात किया था कि भूगोल का भूगोल से प्रारंभ करूंगा, इसका अध्याय 1 होगा। और हमने कहा था कि भारत की स्थिति और विस्तार। तो देखिए, आपका चैप्टर कैसे लिखता है, भारत लिखता होगा, भारत भारत आकार आकार व स्थिति स्थिति। देखिए, चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन समस्या ये है कि आप लोग जो पहले की क्लास में पढ़े हैं, जैसे कि 6 की बात किया जाए, 7 की बात क्लास की बात किया जाए, 8 क्लास की बात किया जाए, अगर उसमें बेहतर तरीके से पढ़े हैं तो नो डाउट आपको यह चैप्टर आसान लगेगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो कि क्या करते हैं, क्लास 6 में उतना पढ़ नहीं पाते हैं, चाहे क्लास 7 में पढ़ नहीं पाते हैं, चाहे क्लास 8 में नहीं पढ़ते हैं। तो उस दौरान थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि यह लेसन समझ में नहीं आएगा। और कुछ बच्चों का कमेंट्स है कि जो ज्योग्राफी का पहला लेसन हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताने की ज़रूरत है। तो हम उसको भी शामिल करने का प्रयास करेंगे और अपने तरीके से हर चीज़ को ओपन बताने का प्रयास करेंगे और बहुत डीप में जाकर के बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारा इसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि इसके माध्यम से नंबर 1, जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे, ये क्लास 6 का चैप्टर से बहुत ज़्यादा हिट करता है और क्लास 6 में जो पढ़े हैं उससे बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन पूर्व पूर्व ज्ञान जो है, क्या आपने उसको सही में पढ़ा है और आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, रिवीजन करा देंगे, नंबर 1। अगर कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं तो हम उसको बेसिक के तौर पर पढ़ा देंगे तो उनको भी बाद में समझ में आने लगेगा। और इसी को दृष्टिकोण में रख करके, ये चैप्टर बहुत छोटा है, देखेंगे अपने एनसीईआरटी की किताब निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि 2 से 3 पेज में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग जब बेसिक पढ़ाते हैं और उसको समझा करके, एक एक लाइन को समझा करके जब हम लोग पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और बड़ा इतना हो जाएगा कि 2-3 घंटे का क्लास हो जाएगा। तो ऐसे में हम छोटे छोटे क्लास करके आप लोगों को देंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, नंबर 1। और उसके बाद एक और चीज़ है, देखिए, हमने कहा था कि ये 9th क्लास है और 9th क्लास में टारगेट क्या होता है, 9th क्लास में टारगेट होता है ज्ञान। अच्छे अंक के लिए तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हम लोग जो 9th क्लास में हम पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, तो 9th क्लास में हम क्या करेंगे, ज्ञान पहली चीज़ है कि आपको जो पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से मैक्सिमम नॉलेज मिले।
नंबर 1। नंबर 2 हम क्या करेंगे कि आपके लिए जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को यानी कि 6, 7, 8 में जो आपने पढ़ा है उस ज्ञान को रिवीजन कराने का प्रयास करूँगा ताकि आपको पुनः माइंड में आ जाए, आपको समझना आसान हो जाए। उसके बाद क्या करूँगा कि एक मजबूत नींव बनाने का प्रयास करूँगा। मजबूत जब नींव बना रहेगा तो आपको अगली साल यानी 10th क्लास में आपको बहुत ही सहूलियत प्राप्त हो जाएगा और वहाँ पर ज्ञान तो इम्पॉर्टेंट होगा लेकिन मैक्सिमम नंबर गेन करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखिए 10th क्लास का भी हम ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं तो उसमें ये देखना पड़ रहा है कि ज्ञान के साथ साथ में मैक्सिमम नंबर आना चाहिए। और यहाँ पर हम 9th क्लास में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों को डीप में जाकर के थोड़ा सा जो फैक्ट्स है उस फैक्ट्स को क्लियर करने की आवश्यकता है। तो मैं इस लेसन के माध्यम से सारे फैक्ट्स को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो नंबर 1 देखिए, हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम लोग को पढ़ना है भारत के संबंध में पढ़ना है और उसका आकार और स्थिति पढ़ना है। जाहिर सी बात है कि भारत का आकार, आकार का मतलब ये थोड़ी है कि भारत का आकार कैसा दिखता है। भारत के इसके संबंध में ये है कि भारत के जो स्वरूप है, जो भारत का मैप है, वह कहाँ स्थित है और किस प्रकार से स्थित है, उसको हम लोगों को जानना है। नंबर 1 स्थिति के विषय में हम लोगों को जानना है। तो हम लोगों को जानना है कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, यानी भारत कहाँ स्थित है ये देखना है। तो हम लोग यही से चैप्टर को चालू करते हैं। ये जो छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पूरे आप लोग जब तक से 6, 7, 8 क्लास में पढ़े नहीं होंगे तब तक से समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको यह चैप्टर समझ में आए, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को खोल करके पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 अध्याय 1 है। अध्याय का नाम इधर लिख देते हैं, यानी भूगोल है। भूगोल का अध्याय 1 है। अध्याय 1 है और लेसन का नाम है, यानी अध्याय का नाम है भारत, आकार व स्थिति। हमने अभी नाम लिया कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। देखो, तो अगर ग्लोब की बात किया जाए तो ग्लोब क्या है। तो ग्लोब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का नमूना है, या हम कह सकते हैं कि ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है उसी प्रकार से एक ग्लोब का निर्माण किया गया ताकि हम पृथ्वी को बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकें। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अगर ग्लोब की बात किया जाए तो ग्लोब को 1492 ईस्वी में जर्मनी का एक भूगोलवेता व नाविक मार्टिन बेहम के द्वारा किया गया। ये पहली बार, यानी कि ग्लोब का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो 1492 में मार्टिन बेहम के द्वारा किया गया। वह कहाँ का निवासी था, जर्मनी का निवासी था। वह क्या था, तो एक नाविक था और जानकारी किसका रखता था, भूगोल की जानकारी रखता था। तो यह इसके साथ में एक और चीज़ आप लोगों से बोलेंगे। देखिए, आप लोग 9th क्लास के हैं, चूँकि 10th क्लास को तो हम पढ़ाते हैं तो उसमें पहले से बता रखे हैं। 9th क्लास वाले बच्चे ये ध्यान दें कि जब भी ऑनलाइन क्लास करने के लिए आते हैं, बैठते हैं, तो उनके पास पेन और पेपर दोनों साथ होना आवश्यक है। देखिए, जैसे कि मैंने ग्लोब के विषय में बताया, तो ग्लोब हमको नहीं पढ़ाना है, इसके अंतर्गत ग्लोब नहीं पढ़ाना है। जाहिर सी बात है कि जो हम आप लोगों को नोट्स देंगे ज्योग्राफी का, तो उसमें इन सब चीज़ों को शामिल यदि करते हैं तो आउट ऑफ कोर्स चला जाएगा।
मेरा उद्देश्य है कि आपको इसके माध्यम से आपका 9th क्लास में जो मैक्सिमम नॉलेज की बात होती है तो मैक्सिमम नॉलेज भी मिलता रहे। आपको कंपटीशन के दृष्टिकोण से आप पढ़ते रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो ज्योग्राफी का 5 लेसन है वह कंपटीशन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। वह केवल 9th क्लास में काम नहीं करेगा, बल्कि वह आपको जीवन भर यदि कंपटीशन देना है तो आपको जीवन भर हर कंपटीशन, जितने दिन तक कंपटीशन लाइफ रहेगा उतने दिन तक काम करता रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पेन और पेपर ले लीजिएगा। और जो हम लोग पढ़ाने के क्रम में आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं जो कि 9th क्लास से की किताब में एनसीईआरटी में नहीं है, उसको आप लोग नोट करते रहिए, उसको जानकारी रखते रहिए, क्योंकि जो हम नोट्स देंगे उसके अंतर्गत इन चीज़ों को शामिल हो सकता है कि ना करें, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। जिस प्रकार से पृथ्वी हमारी दिखाई देती है उसी प्रकार से ग्लोब का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? मार्टिन बेहम के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1492 ईस्वी में किया गया। दूसरा नंबर कि वह क्या था? तो वह जर्मनी का निवासी था और वह नाविक था, वह भूगोलवेता था और वह क्या था? एक नाविक था। उसके द्वारा ग्लोब का निर्माण किया गया। अब ग्लोब के माध्यम से हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी के विषय में कहा जाता है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो ज़्यादा इसके विषय में चूंकि ये है और इसी प्रकार से एक ग्लोब का निर्माण किया गया। यह पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। यह पृथ्वी नहीं है, बल्कि उसका एक प्रतिरूप बनाया गया है। किस लिए? तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। जितनी भी चीज़ें इस पर हम ग्लोब पर हम पाते हैं वह चीज़ें पृथ्वी पर वास्तव में खींचा नहीं गया है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। जैसे भारत के संबंध में एक आप लोगों का जब पढ़ेंगे तो एक चीज़ आएगा कि भारत कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया महाद्वीप का देश है, महाद्वीप का देश है नंबर 1। तो भाई एशिया महाद्वीप ठीक है, लेकिन दूसरा अगर चीज़ देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये उत्तरी गोलार्ध क्या है? कैसे समझेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है? तो क्या इसके अतिरिक्त भी कोई गोलार्ध होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध भी होता है। यह कैसे हम लोग पृथ्वी पर डिसाइड करते हैं? कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई देश या कोई महाद्वीप या कोई क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में है और कोई देश या महाद्वीप वह उत्तरी गोलार्ध में है? तो इसके लिए क्या किया गया? ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींचा गया। पृथ्वी पर इस प्रकार की वास्तविक रेखा नहीं है। ये सारी जितनी भी रेखाएं हैं काल्पनिक रेखाएं हैं। किसके लिए? हमें देश का अध्ययन करने के लिए, कि कोई भी देश, कोई भी स्थान, कोई भी महाद्वीप, कोई भी महासागर कहाँ स्थित है उसकी एक्चुअल सिचुएशन जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया? पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं का जाल बिछा दिया। और जो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन हम पहले यह डिसाइड करते हैं कि आखिर उत्तरी गोलार्ध, भारत के संबंध में यह कहा जा रहा है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो क्यों अवस्थित है इसको हम लोग डिसाइड करते हैं पहले। तो देखिए, इस पृथ्वी पर, मैं पृथ्वी पर कह रहा हूं लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर इस प्रकार की रेखा नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर एक वृत्त खींचा गया है पृथ्वी का। किस लिए? अध्ययन करने के लिए। एकदम बीचों बीच सेंटर में ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुव है। और दोनों के बीच में, यानी उत्तरी ध्रुव और तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच में एकदम बीचों बीच एक
रेखा, काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसे हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं, जिसे हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं, या इसका दूसरा भी नाम है भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य यह क्या है? यह विषुवत वृत्त है। यह विषुवत वृत्त को यदि डिफाइन किया जाए तो पृथ्वी पर खींचा गया वह काल्पनिक वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, उसे हम लोग विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, या एक और नाम से जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। यह क्या कर दिया? यह जो विषुवत वृत्त होता है, जैसे नाम देख रहे हैं भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त, तो यह जो क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। जो उत्तर में यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, तथा जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ है उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? तो स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई वृत्त नहीं खींचा गया है, बल्कि यह काल्पनिक रेखा है। और जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य में जो एक रेखा खींचा गया है उसे हम लोग विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भी नाम से जानते हैं। यह रेखा क्या करता है? तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। पहला नंबर उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर यह क्लियर हो गया। अब यहाँ पर यह स्थिति स्पष्ट हो गया कि भारत के संबंध में जो कहा गया कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब यहाँ इसका मतलब है कि इस गोलार्ध से हमको मतलब नहीं है, भारत की स्थिति कहाँ है, तो इस गोलार्ध में है। ये क्लियर हो गया। तो इसी के साथ में एक और दो चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। यह पृथ्वी पर यानी कि जो विषुवत वृत्त के विषय में जो पढ़ा रहे हैं, तो पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त है नंबर 1। इसकी अगर लंबाई, व्यास की बात करें, यानी कि इसकी परिधि की बात करें, तो इस वृत्त की परिधि 40,077 किलोमीटर है। 40,077 किलोमीटर है। कहीं किसी किसी किताब में 76 भी कहता है, किसी किसी किताब में 77 भी कहता है। तो यह मेरा कहना है कि जो विषुवत वृत्त है पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। इससे बड़ा वृत्त पृथ्वी पर नहीं खींचा जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, इसकी परिधि की बात करें तो यह कितनी है, तो 40,077 किलोमीटर है। इसको याद रखिए क्योंकि इसको बाद में हमको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो विषुवत वृत्त है, तो विषुवत वृत्त के अलावा भी क्या कोई रेखा है? तो देखिए यहाँ से अगर हम एक ऐसे खींचते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बना देता है, और यहाँ से भी खींचते हैं तो ये क्या बना देता है, 90 डिग्री का कोण बना देता है। तो नंबर 1 यहाँ पर जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं तो देखिए इसको हम लोग डिग्री या अंश कहते हैं, डिग्री या अंश कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसका चिन्ह क्या होता है, 90 डिग्री। लेकिन इसके अतिरिक्त अंश को किस में बांटा जाता है, मिनट में बांटा जाता है, और मिनट को किस में बांटा जाता है, सेकेंड में बांटा जाता है, सेकेंड में बांटा जाता है। इसको जान लीजिए क्योंकि जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस ये चीज़ें आएगा। जैसे अगर भारत की इस कहें तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो इसका साइन यानी कि अंश या डिग्री, मैक्सिमम लोग डिग्री ही बोलते हैं, अंश बहुत कम ही लोग बोलते हैं। ये हिंदी में शब्द इस्तेमाल होता है लेकिन हम लोग डिग्री बोलते हैं। आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा, चाहे अंश में बोलिएगा चाहे डिग्री में बोलिएगा। तो ये 4 डिग्री का साइन यहाँ पर होगा, यानी छोटा सा एक बिंदु होगा लेकिन ऊपर होगा। उसके बाद ये 4 मिनट, मिनट के लिए एक इस तरह से, जैसे हिंदी में विराम चिन्ह देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से एक इस तरह से लगेगा, लेकिन नीचे मत बनाइएगा, नीचे बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा।
अगर मान लीजिए कि 8 डिग्री 4 मिनट और कुछ सेकेंड है, तो कुछ सेकेंड के लिए मान लीजिए कि 20 सेकेंड है, तो इसका साइन ऐसे 2 कामा की तरह होगा। तो आप पढ़ेंगे क्या, 8 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेंड, क्योंकि 20 सेकेंड वाले पे कितने हैं, 2 हैं, और मिनट वाले पे कितने हैं, 1 हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भारत की स्थिति और विस्तार हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो नो डाउट ये चीज़ें आएगा। तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत से बच्चे हैं जो जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे बताने से ही जानेंगे। बहुत से बच्चे हैं कि जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो कि नहीं जानते हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि यह क्या कीजिएगा, यह याद रखिएगा कि यह क्या है, 8 डिग्री है, इसको डिग्री का साइन ये गोल है, उसके बाद ये गोल है, उसके बाद ये मिनट, यहाँ पर जैसे हिंदी में विराम दिया जाता है उस प्रकार से एक होता है, और ये सेकेंड का साइन है, यहाँ पर 2 होगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं, कि ये हम लोगों ने विषुवत या भूमध्य रेखा के आधार पर जान लिया कि पृथ्वी 2 बराबर भागों में बट गई। एक को हम लोग जो उत्तरी ध्रुव के साइड में है हम लोग उत्तरी गोलार्ध, तथा जो दक्षिणी ध्रुव के साइड में है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। यह बांटने का काम कौन करता है, तो विषुवत करता है, भूमध्य रेखा कहता है। अब प्रश्न उठता है कि इसके साथ में क्या इसी लाइन से हम लोग विषुवत वृत्त से ही पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं, तो इसका उत्तर मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने कहा ना कि एक अगर ऐसे रेखा खींचेंगे तो यह कितने का डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यहाँ पर अगर कहें तो ये विषुवत वृत्त के समानांतर 90 अक्षांश वृत्त खींचा गया है। 90 अक्षांश वृत्त खींचा गया है। 90 नहीं है, काउंट में कम है, लेकिन इसको समझाने के दृष्टिकोण से इसको क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश वृत्त कहते हैं। अक्षांश वृत्त या समानांतर रेखा कहते हैं। समानांतर रेखा कहते हैं। जो विषुवत वृत्त के समानांतर खींची जाती हैं उसे हम लोग अक्षांश वृत्त या समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। कितनी रेखाएं होंगी, 90 होंगे, 90 होगा। ठीक उसी प्रकार से, लेकिन इन सारे जितनी भी उत्तरी गोलार्ध की ये अक्षांश वृत्त होंगे उसके साथ में कैसे जानेंगे कि भाई कोई देश या कोई स्थान उत्तरी गोलार्ध में है, किस अक्षांश पर है, कैसे जानेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें यानी अगर उत्तरी गोलार्ध पर अक्षांश पर कोई देश अवस्थित है, तो जैसे मान लीजिए कि ये 1 डिग्री है, या हम कहते हैं 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री हो गया, ये 25 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी अक्षांश रेखा है उसके नाम के साथ साथ उत्तरी ध्रुव का साइन हो, उत्तरी गोलार्ध का साइन होगा। जैसे यहाँ पर अगर नंबर 1 विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध की जब पहली जो ये है जो हमने अभी साइन किया कि 10 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10 डिग्री उत्तर, उ लिख करके एक 0 बना दिया जाता है, यानी कि ऐसे लिख दिया जाता है, और इसका मतलब ही होता है कि उत्तरी गोलार्ध। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश वृत्त हैं उन अक्षांश वृत्तों के साथ में उत्तरी गोलार्ध का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि जो डिग्री की बात कर रहे हैं, जिस अक्षांश वृत्त की बात कर रहे हैं, वह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। तो उसके साथ में क्या होगा, जैसे हमने एक उदाहरण उठाया कि 10 डिग्री की रेखा है, 10 डिग्री की समानांतर रेखा है, तो उसके साथ में क्या होगा, 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। जैसे ये 20 डिग्री है तो ये 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, यानी
उसके बाद ये कि देखिए 30 है तो 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। उ लिख करके हमने क्या किया, उ लिख करके सोना, इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रेखाएं कितनी होंगी, 90 होंगी। यानी अक्षांश वृत्त की अगर संख्या की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी, समानांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 90 होगी। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोगों ने उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत देखा, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 90, जैसे उत्तरी गोलार्ध में उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं होंगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग अक्षांश वृत्त कहेंगे। लेकिन इसके साथ जैसे कि हमने एक उदाहरण उठाया था कि 10 डिग्री की, तो यह 10 डिग्री है, यह 20 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, यह 35 डिग्री है, जो भी है समझाने के दृष्टिकोण से है, नाप के ये नाप करके नहीं बनाया गया है, केवल उदाहरण के रूप में समझाने के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है। तो इसके साथ जैसे कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध के साथ में लिखे कि 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का साइन क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध जब आएगा, किताब में भी देखेंगे तो इसी प्रकार से लिखा होगा। अब इसको क्या पढ़ेंगे, दक्षिणी गोलार्ध पढ़ेंगे, द लिख करके एक शून्य बनाया गया होगा, इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध, और इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध। इस बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरह से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो आप क्लियर हो गया कि आप कोई भी ग्लोब पर किसी भी देश या किसी भी स्थान की स्थिति को जानना है तो उसके साथ में अगर डिग्री आया है तो डिग्री के साथ में यह जरूर प्रदर्शित होना चाहिए। देखिए आंसर भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लिखते हैं तो समझने वाला क्या समझेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है या उत्तरी गोलार्ध में। जैसे कि हमने भारत के विषय में कहा कि भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब अगर हम कहें कि 8 डिग्री 4 मिनट से कितने 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो अब इससे यह क्या स्पष्ट हो रहा है कि यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। अभी हमने कहा कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो हमको लिखना पड़ेगा कि 8 डिग्री, अगर यानी कि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। तब जाकर के स्पष्ट हो गया कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब स्थिति हम विस्तार पढ़ेंगे। अभी हम लोग अक्षांश वृत्त या विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं कि जो ग्लोब है उस ग्लोब का पर हम लोगों का जो भारत है उसकी स्थिति क्या होगी। तो हम लोगों ने जाना कि अक्षांशीय विस्तार के रूप में अगर भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए, भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए, अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, अब इसको ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग मेथड है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि हमको क्या देखना है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत को ग्लोब में स्थिति क्या है। तो हम लोगों ने जो अक्षांश को पढ़ा और अक्षांश के अनुसार भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में यह कह रहा है कि भारत जो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक भारत अवस्थित है। तो यहाँ पर आप लोग डिसाइड हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए क्योंकि अक्षांश वृत्त क्या है तो यही अक्षांश वृत्त को साबित कर रहा है, यानी समानांतर रेखा को यह बता रहा है। अब यहाँ पर एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ जो
बताने के लायक है। यहाँ पर कितने हैं अक्षांश वृत्त कितने हैं 90 हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश वृत्तों की संख्या कितने हैं 90 है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी तो 90 होगी। तो अक्षांश वृत्त या समानांतर रेखा या अक्षांश वृत्त वृत्तों अगर कहें तो की संख्या कितनी होगी 90 + 90 = 0 180। तो अक्षांश वृत्त या समानांतर रेखा की संख्या कितनी होगी तो 180। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब ये अक्षांश वृत्त होते हैं तो जब ध्रुव की बात किया जाता है तो यहाँ पर वृत्त का निर्माण नहीं हो पाता है। दोनों ध्रुवों पर वृत्त का निर्माण, वृत्त क्या होगा, जैसे कि मैथ तो हमको कम आता है लेकिन आप लोगों को आता है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कहें तो वृत्त की बात करें तो वृत्त का मतलब ये है, लेकिन अगर इसको हम करते हैं ऐसे कर देते हैं तो इसको हम वृत्त नहीं कहेंगे, ये वृत्त है। लेकिन होता क्या है कि जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर वृत्त का निर्माण नहीं हो पाता है, वह इस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पर अक्षांश वृत्त कैसे कहेंगे, अक्षांश वृत्त नहीं कहेंगे। तो इसलिए कभी कभी क्या करता है, फंसाने के लिए कहता है कि अक्षांश वृत्तों की संख्या, पता चलेगा कि 180 नहीं दिया रहेगा बल्कि इसके जगह पर वृत्त का निर्माण तो नहीं हो रहा है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध की सबसे 90 डिग्री की अक्षांश वृत्त को और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री की अक्षांश वृत्त को निकालने के बाद यह 180 - 2 निकाल देंगे तो 178 हो जाएगा, यानी 178 हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि यह भी देखा जाता है कि विषुवत वृत्त के साथ, यानी कि विषुवत वृत्त के साथ अक्षांश वृत्त को पूछ देता है। तो अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है 180 है, और एक क्या है यह 0 डिग्री की है, यानी कि इधर 90 है, इधर भी 90 है और ये 0 डिग्री की रेखा है। तो 0 डिग्री की रेखा को अगर हम शामिल कर देंगे तो +1 हो जाएगा, तो = 181 हो जाएगा। तो हमारी ये पृथ्वी, यह हम कोई 9th क्लास में यह नहीं दिया गया है, लेकिन चूँकि हम बता रहे हैं बेसिक चीज़ें, बहुत से लोगों ने कहा कि बेसिक चीज़ों को भी शामिल करने का प्रयास कीजिएगा, तो हमने बेसिक चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया, इसीलिए इन सब चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसके विषय में एक और चीज़ जान लीजिए कि इसको स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं, स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं, जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इस क्यों जानते हैं, यानी स्थलीय गोलार्ध और जलीय गोलार्ध, यानी कि उत्तरी गोलार्ध को हम लोग स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जलीय गोलार्ध के नाम से क्यों जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम स्थल है, अधिकतर स्थल है, इसीलिए इसको स्थलीय गोलार्ध, तथा जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको जलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें महासागर ज़्यादा पाए जाते हैं, जल ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इस गोलार्ध को हम लोग जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो इसको देखिए कि हमने 2 चीज़ें, आपके जो NCERT की किताब दिया गया है उसमें 2 चीज़ें लिखा गया होगा कि भारत की स्थिति के विषय में लिखा होगा कि भारत किस महाद्वीप का देश है, तो ये एशिया महाद्वीप का देश है। नंबर 2 यह लिखा होगा कि वह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो हम लोगों ने यह अभी जाना कि जो ग्लोब है, ग्लोब पर जो भारत का स्थिति है वह कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति है तो उसको हम लोगों ने कैसे हम कह सकते हैं, ग्लोब पर हम जब देखेंगे तो कैसे यह कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि यह विषुवत वृत्त है, यह विषुवत वृत्त है, और विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दूसरे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो उत्तरी ध्रुव
के दिशा में है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिणी ध्रुव की दिशा में है उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अभी हम लोगों ने यह भी देखा कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश वृत्तों की संख्या 90 है। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश वृत्तों की संख्या 90 है। इसको हम लोग अक्षांश वृत्त या समानांतर रेखा कहते हैं। अब समानांतर रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए होने के कारण इसे हम लोग समानांतर रेखा के भी नाम से जानते हैं। इसको दो नाम से जानते हैं कि यह अक्षांश वृत्त या समानांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमने यह भी बताया कि यह विषुवत वृत्त है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त है। विषुवत वृत्त का हमने डेफिनेशन दिया कि विषुवत वृत्त क्या है, तो पृथ्वी पर खींचा गया वह काल्पनिक वृत्त जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, उसे हम लोग विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इसको रिवीजन में लाइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध तथा हम लोग दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ अब हम लोगों को देखना होगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। हमने अभी क्या पाया, हमने इस अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके माध्यम से एक चीज़ क्लियर किए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। लेकिन अब दूसरा चीज क्या आएगा, देशांतरीय विस्तार आएगा। देशांतरीय, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो आएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। इसको पर लिख करके देखिए, वो अभी देशांतर रेखा पढ़ाएंगे तब बताएंगे, से 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। तो यह हम लोग पहले ये अक्षांश वाले समझ लीजिए। समझने के बाद हम लोग दूसरा जब वीडियो बनाते हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत के विषय में जो कहा जा रहा है कि भारत की स्थिति देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक अवस्थित है। तो आज के लिए इतना ही। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, रिस्पॉन्स चेक कीजिएगा और लेसन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।